हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जेआरएफ नेट एंड पीएचडी। कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ सीरीज हम अपने स्टार्ट कर चुके हैं, जिसमें हम प्रीवियसली प्रीएम्बल, बेसिक डिटेल अबाउट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड आर्टिकल 12, जो हमारा बहुत ही मेजर आर्टिकल है फंडामेंटल राइट्स के अंदर, वो हम डिस्कस कर चुके हैं। आपने नहीं देखी है तो जाके देख लो प्लेलिस्ट में वो वीडियो। आर्टिकल 12 के साथ मैंने उसके लैंडमार्क केसेस भी डिस्कस किया। तो आज की वीडियो में हम करने वाले हैं आर्टिकल 13 और नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे राइट टू इक्वालिटी, आर्टिकल 14 टू 18 नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो आज बात हम करेंगे आर्टिकल 13 की, प्लस जितने भी डॉक्ट्रिन है आर्टिकल 13 से रिलेटेड, साथ में हम इसके करेंगे केसेस और लास्ट में हम करेंगे पीवाईक्यूज। आर्टिकल 13, लॉ इनकंसिस्टेंट विद और इन डेरोगेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। इसके अंदर हमारे हैं 4 सब क्लॉजेस 1, 2, 3 एंड 4। तो ये क्या बात कर रहा है? ये बात कर रहा है लॉज इनकंसिस्टेंट विद और इन डेरोगेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। 13 हमारा प्रोटेक्ट करता है फंडामेंटल राइट्स गिवन अंडर आर्टिकल 12 टू 35। ये कहता है कि कोई भी लॉ हमारे फंडामेंटल राइट्स को ले नहीं सकता, ना उनको रिड्यूस कर सकता है। अगर कोई भी लॉ ऐसा करेगा तो वो लॉ वॉइड हो जाएगा। पॉसिबल हो तो साथ में बेयर एक्ट भी खोल लेना अपना और मार्क करते जाना। इसका फर्स्ट सब क्लॉज कहता है ऑल लॉज इन फोर्स इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया इमीडिएटली बिफोर। तो यहां याद रखना है बिफोर, क्योंकि इससे रिलेटेड है हमारा डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स, the commencement of this constitution, so in far as they are inconsistent with the provision of this pen shall to the extent of such consistency be void. Second provision हमारा the state shall not make any law which take away or abridges the rights conferred by this part, or any law made in contravention of this clause shall to the extent of the contravention to be void. अब यहाँ पे याद रखना 13A एंड 2 दोनों में void बोला गया वर्ड। तो सेकंड क्लॉज क्या बोलता है कि गवर्नमेंट ऐसा कोई भी न्यू लॉ नहीं बनाएगी जो हमारे फंडामेंटल राइट्स को टेक अवे कर लेगा या लिमिट कर देगा। सब क्लॉज 3, यहां से क्वेश्चन बहुत आया प्रीवियस ईयर्स में। इन दिस आर्टिकल अनलेस द कॉन्टेस्ट अदरवाइज रिक्वायर्स, लॉ इंक्लूड, लॉ क्या क्या इंक्लूड करेगा? ऑर्डिनेंसेस, order, bylaw, rule, regulations, notification, custom or usage having in the territory of the India in the force of law। तो ये याद रखना है कि 13 सब क्लॉज 3A इंक्लूड नहीं करता है हमारा पर्सनल लॉ। ये क्वेश्चन आ सकता है, तो ये याद रखना है कि पर्सनल लॉ आर्टिकल 13 में इंक्लूड नहीं होते। Laws in force includes law passed or made by the legislature or other competent authority in the territory of India before the commencement of this constitution and not previously repealed, not withstanding that any such law or part। तो ये दोनों आर्टिकल शॉर्ट में हमारा लॉ बता रहे हैं और लॉ इन फोर्स बता रहे हैं। 13 सब क्लॉज 4, नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल अप्लाई टू एनी अमेंडमेंट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन मेड अंडर आर्टिकल 368। ये जो हमारा सब क्लॉज है ये ऐड हुआ हमारा थ्रू 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1971 से, आर्टिकल 13 सब क्लॉज 4। इसका मतलब है कि जो भी आर्टिकल 368 से अमेंडमेंट हुए हैं वो ऑर्डिनरी लॉज नहीं है, तो ये चैलेंज नहीं हो सकते अंडर आर्टिकल 13 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन फिर आपको पता ही है बाद में हमारा 1973 में बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन आ गया था, वो भी हम डिस्कस कर लेंगे सब। तो ये था हमारा आर्टिकल 13। अब इससे रिलेटेड हम डॉक्ट्रिन्स पढ़ेंगे, मेजर केसेस पढ़ेंगे और लास्ट में हम इससे क्वेश्चंस करेंगे। तो 13(1) हमारा क्या है? ऑल प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। ये किसकी बात कर रहा है? प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज की। इनकंसिस्टेंट विद द फंडामेंटल राइट्स, जो भी इनकंसिस्टेंट होंगे विद द फंडामेंटल राइट शैल बी वॉइड, वो वॉइड हो जाएंगे टू द एक्सटेंट ऑफ इनकंसिस्टेंसी। 13(2) बात करता है द स्टेट शैल नॉट मेक एनी न्यू लॉ, ये भी हमने डिस्कस कर लिया है। और हमारे 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से इंसर्ट हुआ आर्टिकल 13(4) एंड 368(3). तो हमारा फर्स्ट
डॉक्ट्रिन आता है डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स, गिवन अंडर आर्टिकल 13(1) अप्लाइज टू प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। ये आपको दे सकते हैं कि डॉक्ट्रिन ऑफ जो एक्लिप्स है वो कौन से लॉज पे अप्लाई होता है, तो वो होता है हमारा प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन के आने से पहले लॉज पे। व्हेन अ लॉ बिकम्स inconsistent with the constitution, especially the fundamental rights, it does not become completely dead. Instead, it becomes inactive or eclipsed like the sun during a solar eclipse. The law is still there, but it cannot be enforced. वो law मरता नहीं है, बस inactive हो जाता है, जैसे कि sun हो जाता है during the सूर्य ग्रहण। However, if the constitutional obstacle is removed or amended, the law can become active again. सिंपल सा मतलब है, अगर कोई प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है जो हमारा इनकंसिस्टेंट है विद द फंडामेंटल राइट्स, तो यहाँ पे वो डेड नहीं होता है, सिर्फ इनएक्टिव हो जाएगा, और जब वो ऑब्स्टिकल हट जाएगा तो वो दोबारा से एक्टिव हो सकता है। अब ये एक एग्जांपल से समझ में आ जाएगा, इसका केस है, उससे बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। भिकाजी नारायण दकरास वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी 1955 ईयर जरूर याद रखना है। केस ही डायरेक्ट दे देंगे कि डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स से रिलेटेड कौन सा केस है ABCD में से, तो केसेस याद रखना है कौन से डॉक्ट्रिन के साथ हमारा कौन सा केस लग रहा है। तो देखो ये एक एक्ट था, सेंट्रल प्रोविंसेस व्हीकल एक्ट 1947, ये इनैक्ट हुआ बिफोर कॉन्स्टिट्यूशन। अब हमने पढ़ लिया है प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज पे ही अप्लाई होता है वाला डॉक्ट्रिन। तो इस एक्ट ने क्या करा, अलाउड कर दिया द स्टेट गवर्नमेंट टू टेक ओवर मोटर ट्रांसपोर्ट बिजनेस, इफेक्टिवली क्रिएटिंग अ स्टेट मोनोपोली। मोटर ट्रांसपोर्ट के बिजनेस में स्टेट की मोनोपोली स्टैब्लिश हो गई। लेकिन उसके बाद क्या होता है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट हो जाता है, कॉन्स्टिट्यूशन आता है हमारा, केम इनटू फोर्स 1950 में। यहाँ पे जो पिटिशनर है भिकाजी नारायण, ये जो थे ये थे हमारे प्राइवेट बस ऑपरेटर। ये आर्ग्यू करते हैं कि ये जो एक्ट है हमारा CP विराट मोटर व्हीकल एक्ट, ये हमारा वॉयलेट कर रहा है फंडामेंटल राइट्स को। अब ये वॉयलेट क्यों कर रहा है हमारा फंडामेंटल राइट्स को, टू कैरी बिजनेस अंडर आर्टिकल 19(1)G। देखो कॉन्स्टिट्यूशन आने के बाद हमारे पास आए कुछ फंडामेंटल राइट्स, जिसमें से हमारा एक फंडामेंटल राइट था 19(1)G में। अब फंडामेंटल राइट हमारा क्या था, ये फंडामेंटल राइट हमारे बात करता है टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और टू कैरी ऑन एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस। तो ये बोलते हैं ये तो हमारा फंडामेंटल राइट है, इसे स्टेट कैसे ले सकती है, देयरफॉर वॉइड अंडर आर्टिकल 13(1), इसीलिए वॉइड होगा अंडर आर्टिकल 13(1). तो यहाँ पे हमारा इश्यू आया वेदर अ प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ विच बिकेम इनकंसिस्टेंट। यहाँ पे क्या हुआ, ये जो हमारा एक्ट था व्हीकल एक्ट, ये इनकंसिस्टेंट हो रहा है विद द फंडामेंटल राइट्स आफ्टर 1950। इट कंप्लीटली वॉइड और ओनली टेम्पररी इनऑपरेटिव या एक्लिप्स, मतलब वही के डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स अप्लाई होगा या नहीं होगा। तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट हेल्ड करते हैं दैट द 1947 एक्ट वाज नॉट डेड बट ओनली एक्लिप्स्ड ड्यू टू कंसिस्टेंसी विद आर्टिकल 19(1)G। यहाँ पे बोलते हैं कि ये एक्ट मरा नहीं है, डेड नहीं हुआ है, लेकिन सिर्फ एक्लिप्स हुआ है क्योंकि ये इनकंसिस्टेंट है विद आर्टिकल 19(1)G जो हमारा फंडामेंटल राइट है। तो कोर्ट बोलते हैं कि ये मरा नहीं है, सिर्फ एक्लिप्स हुआ है। और जब हमारा फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया था 1951 से, उससे हमारा अमेंड हुआ था आर्टिकल 19 सब क्लॉज 6 जो अलाउ करता है स्टेट मोनोपोली इन द ट्रेड और बिजनेस। तो यहाँ पे हमारा इसका रिजल्ट क्या हुआ, द शैडो एक्लिप्स वाज रिमूव। जैसे अमेंडमेंट आया उसके बाद ये जो एक्लिप्स थी वो रिमूव हो गई और द ओल्ड लॉ रिवाइव ऑटोमेटिकली बिकमिंग वैलिड अगेन। देखो कॉन्स्टिट्यूशन से पहले ये लॉ था हमारा, कॉन्स्टिट्यूशन आया तो ये एक्लिप्स्ड हो गया, मतलब ये इनकंसिस्टेंट हो रहा फंडामेंटल राइट्स के साथ। लेकिन फिर हमारा आता है फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जिसकी वजह से ये जो एक्लिप्स था ये रिमूव हो गया और लॉ दोबारा से वैलिड हो गया। ये था हमारा डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स। केशवान माधवा मेनन वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। यहाँ पे हमारे जो कोर्ट है वो बोलते हैं द लॉ कुड नॉट अप्लाई टू पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट्स, सिर्फ प्री कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट्स पे ही अप्लाई होता है।
if it violated fundamental rights but it was not void altogether. It was only inoperative to the extent of inconsistency. ये void नहीं होते, सिर्फ inoperated हो जाते हैं. Veerchand versus State of Maharashtra. The doctrine of eclipse does not apply to post constitutional law. तो ये याद रखना है, ये सिर्फ प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉस पे ही अप्लाई होता है. नेक्स्ट आता है हमारा डॉक्ट्रिन ऑफ सर्वाइविलिटी. इट इज गिवन अंडर आर्टिकल 13(2). वहां पे हमने क्या पढ़ा कि स्टेट कोई भी न्यू लॉ नहीं बनाएगी which violates fundamental rights. If only part of a law violates fundamental right, अगर लॉ का कोई पार्ट वायलेट कर रहा है हमारा फंडामेंटल राइट, ओनली दैट पार्ट विल बी स्टक डाउन. सिर्फ उतना ही पार्ट स्टक डाउन होगा, द रेस्ट रिमेन्स वैलिड. ये होता है हमारा डॉक्ट्रिन ऑफ सर्वाइविलिटी. इसका एग्जांपल इमेजिन करो, अ लॉ हैज 10 सेक्शन. एक लॉ है जिसमें 10 सेक्शंस हैं, ठीक है. इफ सेक्शन 4 वायलेट्स फंडामेंटल राइट्स, इन 10 में से हमारा सेक्शन 4 जो है वो वायलेट कर रहा है फंडामेंटल राइट्स, लेकिन बाकी जो 9 सेक्शंस बच गए हैं 1 2 3 5 6 7 8 9 10, ये बाकी के 9 सेक्शंस जो है आर वैलिड, ये वैलिड है एंड कैन ऑपरेट इंडिपेंडेंटली. तो देन ओनली सेक्शन 4 विल बी स्टक डाउन, नॉट द एंटायर लॉ. तो इसमें सिर्फ 4 को हम स्टक डाउन कर देंगे, बाकी के 9 सेक्शन वैलिड ही रहेंगे. इसके ऊपर हमारा लैंडमार्क केस है RMDC वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे 1957. इसमें सुप्रीम कोर्ट ने अप्लाई किया डॉक्ट्रिन ऑफ सर्वाइविलिटी एंड स्टक डाउन ओनली द ऑफेंडिंग पार्ट ऑफ अ लॉ, नॉट द एंटायर एक्ट. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट केस है इसका हमारा स्टेट ऑफ बॉम्बे वर्सेस MK भंडारी 1955. A Bombay law restricted certain activities that were partially inconsistent with the fundamental rights under Article 19. The question before the Supreme Court was, तो हमारा इशू क्या था यहाँ पे, should the entire law be struck down because one section violate fundamental rights, क्योंकि उसका एक सेक्शन हमारा क्या कर रहा है, violate कर रहा है fundamental rights को, or can only the offending part be removed, या सिर्फ जो offending part है, इनकंसिस्टेंट पार्ट है, उसी को रिमूव करना चाहिए. तो यहाँ पे डॉक्ट्रिन ऑफ सर्वाइविलिटी अप्लाई किया गया और हेल्ड हुआ, इफ द वैलिड एंड इनवैलिड पार्ट ऑफ अ स्टैट्यूट्स आर डिस्टिंक्ट एंड सेपरेबल, मतलब सेपरेबल है, ओनली द इनवैलिड पार्ट शुड बी स्टक डाउन. बट इफ बोथ आर इनसेपरेबल, लेकिन अगर इनसेपरेबल है कि हम उन्हें अलग नहीं कर सकते, द एंटायर स्टैट्यूट बिकम वॉइड, तो पूरा स्टैट्यूट वॉइड हो जाएगा. नेक्स्ट आता है हमारा डॉक्ट्रिन ऑफ वेवर. देखो वेवर का मतलब आपने पढ़ा होगा ना, फीस वेव ऑफ करना, तो इसका मतलब होता है त्यागना, त्याग देना. द डॉक्ट्रिन ऑफ वेवर मींस वॉलंटरली गिविंग अप और सरेंडरिंग अ राइट. वॉलंटरी आपने गिव अप कर दिया एक राइट या सरेंडर कर दिया. इन जनरल लॉ अ पर्सन कैन वेव देयर पर्सनल लीगल राइट्स. पर्सनल लीगल राइट्स आप वेव ऑफ कर सकते हो. जैसे कि मान लो इफ ए हैज अ राइट टू सू बी फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. ए के पास राइट है बी को सू करने का क्योंकि उसने ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किया है, लेकिन ए क्या चूज करता है कि वो ऐसा नहीं करेगा, वो वेव ऑफ कर देता है अपना ये राइट, वो त्याग देता है या गिव अप कर देता है वाला राइट. तो ये उसकी चॉइस है, ये अलाउड है लॉ में. अब मेन हमारा जो इशू आता है वो आता है फंडामेंटल राइट्स का. क्या फंडामेंटल राइट्स हम वेव ऑफ कर सकते हैं? तो हमारा इस पे लैंडमार्क केस आता है बशीर नाथ वर्सेस CIT 1959. इस केस में बोला गया फंडामेंटल राइट्स कैन नॉट बी वेव. फंडामेंटल राइट्स को हम गिव अप नहीं कर सकते. दे आर नॉट मेयरली पर्सनल राइट्स बट अ मैटर ऑफ पब्लिक पॉलिसी मीन टू प्रोटेक्ट ऑल सिटीजंस एंड अपहोल्ड द रूल ऑफ लॉ. तो फंडामेंटल राइट्स को हम वेव ऑफ नहीं कर सकते. नेक्स्ट केस आता है इसमें बेहरम खुर्शीद वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे 1955. एन इंडिविजुअल कैन नॉट वेव द बेनिफिट ऑफ आर्टिकल 14 वही फंडामेंटल राइट्स हम वेव ऑफ नहीं कर सकते. मैंने जितने इंपॉर्टेंट केस है ना वो इसमें ऐड कर दिए, क्योंकि केसेस आते हैं इसके आपको ईयर्स आ जाएंगे, सीक्वेंस लगाने के लिए आ जाएगा, क्रोनोलॉजी आ जाएगा, किस डॉक्ट्रिन से कौन सा केस रिलेट कर रहा है, तो ये सब क्लियर होना चाहिए, यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं. ओल्गा टेलिस वर्सेस बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन 1985 का केस है. यहाँ पे हमारा क्या हुआ था, यहाँ पे हेल्ड हुआ था इवन इफ पीपल अग्री टू एविक्शन it does not amount to waiving their right to livelihood. Even if the pavement dwellers agreed to be evicted,
it would not amount to waiving their rights under Article 21. Fundamental rights are inalienable and cannot be waived voluntarily. सब में यही बोला गया कि फंडामेंटल राइट को आप वेव ऑफ नहीं कर सकते हो। यहाँ पे भी बोला गया था वेवर अंडर कंपल्शन इज इनवैलिड। अगर आप किसी कंपल्शन में आके वेव ऑफ कर रहे हो तो वो भी इनवैलिड है। अब एक बार इसकी समरी देख लेते हैं। देखो एक्लिप्स में, तो एक्लिप्स हमारा किस पे अप्लाई होता है? प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ पे। लॉ बिकम्स डोरमेंट टिल इनकंसिस्टेंसी रिमूव। जब तक इनकंसिस्टेंसी है तब तक ही वो एक्लिप्स है, उसके बाद वो दोबारा से इनएक्टिव हो सकता है। इसका हमारा लैंडमार्क केस है भिकाजी नारायण का केस। सर्वेबिलिटी पे हमारा अप्लाइज टू पार्शली इनवैलिड लॉ, मतलब एक पार्ट अगर हमारा इनकंसिस्टेंट है तो वो वॉइड हो जाएगा, बाकी ऑपरेट रह सकता है। ओनली ऑफेंडिंग पोर्शन स्टक डाउन। इसका लैंडमार्क केस है हमारा स्टेट ऑफ बॉम्बे वर्सेस एम के भंडारी एंड RMDC का केस। वेवर में हमारा क्या है? अप्लाइज टू फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स हम वेव ऑफ नहीं कर सकते। राइट कैन नॉट बी सरेंडर वॉलंटरली। बशीर नाथ का केस है इसका हमारा। अब हम इसके करेंगे क्वेश्चंस। द प्रोविजन गिवन अंडर आर्टिकल 13 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आर एज फॉलोज। हमें इसमें करेक्ट आंसर बताना है। All laws in force in the territory of India immediately before the commencement of this constitution will be void to the extent of inconsistency. Laws in force includes, तो ये हमने पढ़ा था 13(3)(b) में, laws in force, all laws passed or made by the legislature or other competent authorities in the territory of India before the commencement of this constitution and not previously repealed. The state shall not make any law which takes or abridges right conferred by Part 3, and any law made in the contravention shall be void. Law does not include an ordinance, तो ये क्या है? Not आ गया पहले लॉ की डेफिनेशन में। 13(3)(a) बात करता है हमारा लॉ, तो ये तो हमारा गलत ही है। अब देखो जिसने ऑप्शन दिया पहले तो वही रिमूव कर दो, एलिमिनेट कर दो। अब हमारे पास बचते हैं दो ऑप्शंस। Article 13 shall not apply to any amendment of the Constitution made under Article 368. तो ये स्टेटमेंट भी हमारी गलत है, तो यहाँ पे हमारा ई ऑप्शन भी गया, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट बैठ रहा है। ये हमारा है सेकंड क्वेश्चन आज का और लास्ट क्वेश्चन भी। In which of the following amendments were the words nothing in Article 30 shall apply to any amendment made under Article 368 inserted? ये हमने पढ़ लिया, ये था हमारा 24th Constitutional Amendment 1971। तो कोई भी क्वेरी हो तो डू राइट इन द कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं राइट टू इक्वालिटी 14 to 18। मुझे सेपरेट वीडियो में रखना था, इसीलिए मैंने सिर्फ आर्टिकल 13 की वीडियो बनाई आज। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।